सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। आज हमारे साथ एक्सक्लूसिव मेहमान हैं मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना। औरंगज़ेब साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, आई कैन हियर यू लाउड एंड क्लियर जी। थैंक यू सर। चंद बातें करते हुए फिर मैं अपने सवाल पे आता हूँ। कहा जाता है कि जनाब बड़े चैलेंजेस थे मौजूदा हुकूमत को, जाहिर है वज़ीर ख़ज़ाना उसमें मेन है। ख़राब मैक्रो इकनॉमिक मैनेजमेंट, अजनास की आलमी कीमतों में इजाफ़ा, आलमी मालियाती पॉलिसी में सख्ती, 2022 में तबाहकुन सैलाब के असरात, सियासी बदतरीन अदम इस्तेहकाम, 2023 मौशी तबाही पर ला कर खड़ा कर दिया था। लेकिन सिर्फ 9 महीने में, मैं नहीं कह रहा बल्कि बहुत सारे एशियाई तरक्याती बैंक है, बैंक दौलत पाकिस्तान है, शुमारियात ब्यूरो पाकिस्तान है, वर्ल्ड बैंक है, मूडीज़ हैं और एशियन डेवलपमेंट बैंक हैं। ख़ुद IMF का ये कहना है कि 9 महीने में पाकिस्तान की मईशत जो है वो सही ट्रैक पर आ गई है। अब ये सही ट्रैक पर जो आई है, इसके ऊपर जनाब वज़ीर साहब से मेरा पहला सवाल ये है कि सर वो कौन से मेन इंडिकेटर हैं, मौशी इंडिकेटर, जिसमें बकौल आपके इस्तेहकाम आया है, और कौन से ऐसे शोबे हैं जिस पे अभी मज़ीद काम करना है? जी, क्या कहते हैं मिनिस्टर साहब? जी डॉक्टर दानिश, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू जी, आपने मदऊ किया अपने प्रोग्राम में, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। तो देखिए, जैसे आपने ज़िक्र किया कि जो चैलेंजेस इकॉनमी में रहे हैं वो तो अपनी जगह 23 तक रहे, लेकिन पिछले 9 से 10 महीने में ये सारे अहदाफ जो हैं, वेदर इज़ ऑन द फिस्कल साइड या हमारा करंट अकाउंट का जो खसारा था वो सरप्लस में तब्दील हुआ मार्च में, इसी तरह जो इन्फ्लेशन है वो 38% पे पीक हुई और तकरीबन 20% पे आ गई एट द एंड ऑफ मार्च, और अप्रैल में इंशाल्लाह बतदरीज और उसमें कमी आएगी। जो हमारे एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो हैड गॉन डाउन टू अ लिटिल ओवर $3 बिलियन आज से 8-9 महीने पहले, विच इज़ इक्विवेलेंट टू अबाउट 15 डेज ऑफ इम्पोर्ट कवर। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अब तकरीबन 9 बिलियन से तजावज़ कर गए हैं, क्योंकि जैसे आपको पता है IMF की हमें लेटेस्ट ट्रांच मिली, तो उससे उसमें $1 बिलियन का इजाफा हुआ। तो ये मेरा अपना हमारा अंदाजा है कि इंशाल्लाह बाय द टाइम ये स्टेट बैंक का बता रहे हैं, सिर्फ कमर्शियल बैंक के अलावा सर जो $9 बिलियन है। जी, ये हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं जी, ये तकरीबन अब 9 से 10 बिलियन डॉलर के तकरीबन पहुंच चुके हैं, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 2 महीने का इंपोर्ट कवर। तो ये अब हमने इसको बतदरीज बेहतर बनाना है। ये जो सारी चीज़ें मैंने जो आपसे जिक्र किया है, ये मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी जो है हमें ये वी आर इन अ गुड प्लेस फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। और इसकी जो वजह है वो ये है कि हमने जो 9 महीने का स्टैंड बाय अरेंजमेंट हुआ IMF के साथ, दैट अशर्ड इन दैट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और जो 9 महीने में हमने करके दिखाया कि हम फिस्कल डिसिप्लिन शो कर सकते हैं। और ऑल्दो ये एक छोटा प्रोग्राम था, लेकिन इस प्रोग्राम को हमने सक्सेसफुली कंक्लूड किया। तो उसकी वजह से आपने देखा होगा कि बाकी भी जो सेंटिमेंट है वो दुरुस्त सिमत में गया है। स्टॉक मार्केट बढ़ी है, फॉरेन बाइंग स्टॉक मार्केट में आई है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो वापस पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं। तो अब इस जो स्टेबिलिटी आई है डॉक्टर दानिश, अब इसको हमने परमानेंस की तरफ लेके जाना है इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये $1 बिलियन यूरो बॉन्ड की अदायगी के बाद इस वक्त जो आपका ज़खायर है
वो 9 से 10 बिलियन डॉलर है। मैं करेक्ट सर? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये हमने 2-2.5 हफ्ते पहले ये यूरो बॉन्ड की $1 बिलियन की हमने पेमेंट की थी, और उस पर भी बड़े लोगों को के व्यूज़ थे कि जी वो पेमेंट टाइम पे होगी कि नहीं होगी, बट अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज मेड एंड वाज मेड स्लाइटली बिफोर द मैच्योरिटी। यकीनन सर पाकिस्तान की तरसीलात ज़र में भी इजाफा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। कहा यह जाता है कि इंतज़ामी हिकमत अमली और बैरूनी रकूम की ताज़ा आमद और यकीनन IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान को इस मौशी बहरान से निकालने में अहम किरदार अदा किया। अच्छा सर, मैं ज़रा आता हूँ ये IMF प्रोग्राम की तरफ। 3 बिलियन का प्रोग्राम तो अब कंप्लीट हो गया सर, 1.1 आपको मिल चुका है। अब आपने एप्लीकेशन दी है, जो मैं अपने जानने वालों की कोशिश मैं करूँगा ज़्यादा आसान लफ्ज़ों में आपसे बात करूँ, ताकि पाकिस्तान की बहुत बड़ी तादाद आज की मईशत के हवाले से आपके बयानात को समझ सके। तो सर, ये जो आपने एप्लीकेशन दी है, जिसके बारे में अखबारात में भी जिक्र आ रहा है कि ये तवीलुल मुद्दती और बेल आउट पैकेज है और बड़ा बेल आउट पैकेज है, और ख़ास तौर में इसमें जो इंडिकेशंस आ रही है, बताया जा रहा है, जो हजम बताया जा रहा है वो 6 बिलियन या 8 बिलियन डॉलर्स है। तो सर, ये तवीलुल मुद्दती और बड़े हजम की जो रिक्वेस्ट आपने की है, इसकी कोई ख़ास वजह है सर? डॉक्टर दानिश, इसकी दो वजूहत हैं कि जैसे प्राइम मिनिस्टर ने भी जैसे ही उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन संभाली, उन्होंने कहा कि वी हैव टू गो इनटू अनदर प्रोग्राम। जैसे आपने कहा कि वो तवीलुल मुद्दत भी हो और उसका हुजम भी बढ़े। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये है कि जो मैंने अभी बात की कि मैक्रो इकनॉमिक जो स्टेबिलिटी आई है, इसको हमने अब उसमें इस्तेहकाम लाना है। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी है, और वो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इस मुल्क में हमें व्हाट एंड वाई का बड़ी देर से पता है कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी हैं। तो अब मैं 2-3 चीज़ों का जिक्र करूँगा जो हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को के बारे में, ताकि अंडर द IMF अम्ब्रेला हम इन रिफॉर्म्स को एक्चुअली पाया तकमील तक पहुँचाएँ और उनको एग्जीक्यूट कर सकें। पहली बात तो डॉक्टर दानिश ये है कि टैक्स टू GDP रेशो अब वो 9% के करीब है। अगर हम अपने जो साथ वाले ममालिक हैं उनको भी देखें तो वो तकरीबन 15 से 18% यही जो परसेंटेज है उन मुल्कों में है। yes. और अगर हमने आगे चलना है सस्टेनेबिलिटी की तरफ, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी कि हम इसको अगले 3 साल में तकरीबन 13 से 14% तक इसको लेकर जाए। दूसरा, हमारा जो एनर्जी की इक्वेशन है, जो पावर में है और जो ऑयल एंड गैस में है, पेट्रोलियम में है, इन शोबों को हमने जो है वो ठीक करना है। और इन शोबों को हमने इसलिए ठीक करना है, इसमें जो इस्तिलाहात लानी है, क्योंकि जब तक हमारी एनर्जी कंपेटिटिव नहीं होगी तो हमारी इंडस्ट्री का पहिया आगे नहीं चल सकेगा। ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ ये है कि जी जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, जिनका खसारा जो है वो हर साल बतदरीज बढ़ता जा रहा है, और आपको खुद मालूम है कि PIA का खसारा कहाँ तक बढ़ गया था। बिल्कुल। तो इनको हमने प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाना है, ताकि जो ड्रैग है हमारे ट्रेजरी के ऊपर और जो फिस्कल साइड पे है उसको कम से कम किया जाए, ताकि हम ये जो फिस्कल स्पेस हमें मिले, हम इनको उन जगहों पे जाके इस्तेमाल कर सकें, हेल्थ करें, एजुकेशन करें, जहां हमें अपने जो ह्यूमन इंडेक्स है उसमें इन्वेस्ट करें। तो ये दो मेन वजूहत हैं कि जी परमानेंस लानी है मैक्रो स्टेबिलिटी में और ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी है। ठीक है। अच्छा सर, ये जो IMF प्रोग्राम में आप गए हैं, तो मैं पढ़ रहा था किसी जगह के जो कमज़ोर मुल्क होते हैं सैलाब की वजह से, तो आपने जो उनसे उस ट्रस्ट के अमाउंट को मांगा है जो आपके रेजिलियंस और सस्टेनेबिलिटी जो है उससे रिलेटेड होता है। क्या इस पर कुछ कमेंट्स करेंगे सर आप? तो डॉक्टर साहब, ऐसे है कि पहले तो ये इंशाल्लाह जो IMF मिशन है, वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये मिडल ऑफ द मंथ के करीब ये लोग पहुंचेंगे, और उसके दौरान हम इसके जो खदोखाल हैं नए प्रोग्राम के,
वो अगले फिर 2 हफ्तों में मई के आखिर तक उसके खदोखाल थोड़े से जो आपने हुजम की बात की, आपने कहा कि कितनी मुद्दत के लिए होगा, तो वो मई के आखिर तक जून के अवाइल में हमें इंशाल्लाह उसके कॉन्टूर्स जो हैं वो पता चल जाएंगे। लेकिन दूसरी जो आपने बात की है बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और वो बात है कि जो क्लाइमेट रेजिलिएंट फंड है, देखिए हमारा जो मुल्क है उसमें जो 2022 के फ्लड्स आए, और आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि कितना वो डेवस्टेटिंग फ्लड था। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने एक्चुअली उसको क्लाइमेट कार्नेज कहा था। 33 मिलियन लोग जो हैं उसमें अफेक्ट हुए थे, और उसका बहुत बड़ा तखमीना था कि रेस्क्यू और रिलीफ तो हो गया, लेकिन रिहेबिलिटेशन एंड देन रिकंस्ट्रक्शन वो तो बहुत बड़े अमाउंट्स हैं। तो ये अब हमने IMF से ये बात की है कि पहले हम ये जो एक्सटेंडेड प्रोग्राम है इसको वी विल पुट इनटू प्लेस, और जब ये आ जाएगा तो फिर हम उसकी जो अगला मरला है वो फिर हम ये क्लाइमेट रेजिलियंस फंड की बात करेंगे IMF के साथ, क्योंकि उसके वो जो फंड है डॉक्टर साहब, उसके बड़े स्पेसिफिक टारगेट्स होंगे, और वो हम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ मिलकर हम इंशाल्लाह वो काम करेंगे, और वो हम 3rd क्वार्टर या 4th क्वार्टर में उस गुफ्तगू को आगे लेकर जाएंगे। अच्छा सर, मैं एक मुख्तसर सा अगर से ये पूछना चाहूँ कि आपके जहन में कोई हजम तो होगा ना सर, टारगेट तो होगा आपका कि हमें इस वक्त अगले प्रोग्राम्स के लिए 8 बिलियन चाहिए, 10 बिलियन चाहिए, 6 बिलियन चाहिए, कोई आपके जहन में ऐसी फिगर है सर? मैं उसको लेके फिर आगे चलना चाहता हूँ। देखिए, मैं हुजम पे इस वक्त बात नहीं कर सकता, क्योंकि डॉक्टर साहब अभी एक्चुअली वो बात हुई नहीं, सो इसलिए मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता जो प्री मैच्योर हो। लेकिन जो मुद्दत की बात है उसके बारे में ज़रूर मेरा ये व्यू है कि कम से कम ये 3 साल का होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि अगर हमने ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी है और जो इकॉनमी के जो खदोखाल हैं उनको हमने इस तरह आगे लेकर जाना है कि हमें अगले प्रोग्राम की ज़रूरत ना पड़े, बिकॉज ये बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर हम 24वें प्रोग्राम में जा रहे हैं डॉक्टर साहब, तो मेरे से जो लोग सवाल पूछते हैं कि हाउ विल वी इंश्योर एज अ कंट्री कि हमें 25वें का जो है वो ख्याल जहन से निकाल देना चाहिए, तो वो उसी सूरत में होगा कि ये 3 साल में जो मुश्किल डिसीजंस हैं हम ये लें, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करें, एंड देन व्हाट आई कॉल इज रोड टू मार्केट। क्योंकि ये रोड टू मार्केट के लिए हमें 3 साल चाहिए, और उसमें 3 चीज़ें जो है बड़ी बुनियादी होंगी। नंबर 1 के जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको हमने उस लेवल तक लेकर जाना है कि उसमें एग्रीकल्चर भी होगा, IT भी होगा, जो टेक्सटाइल में बड़ा अच्छा काम हुआ है वैल्यू एडिशन का वो भी होगा। तो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है टू एंड टेक देम टू अ सर्टेन लेवल। उसी तरह जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, अभी जो आपको मालूम है कि जो GCC के साथ और सऊदी अरेबिया के साथ जो बिलखसूस बात हो रही है कि वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमने मुल्क में लेकर आनी है। और तीसरी चीज़ ये है कि इंशाल्लाह ड्यूरिंग द नेक्स्ट फिस्कल ईयर जो हमारी रेटिंग एजेंसीज़ हैं, S&P है, मूडीज़ है, फिच है, उनके साथ मुल्क के हमने ये काम करना है कि हमारी रेटिंग्स वापस एक इस लेवल पे चले जाएं कि हम इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स को जो है वो एक्सेस कर सकें, यूरो बॉन्ड कर सकें, उसमें हम अमेरिका की जो मार्केट है उसको टैप कर सकें, और मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि चाइनीज़ मार्केट तो हम अगले साल कर लेंगे। तो मैं ये 3 चीज़ें मैं ये क्यों बात कर रहा हूँ, हमें IMF के पास क्यों जाना पड़ता है डॉक्टर साहब, वो इसलिए कि वी रन आउट ऑफ डॉलर्स, वी रन आउट ऑफ फॉरेन करेंसी। तो ये जो 3 सोर्सेज हैं ये अगले 3 साल में इंशाल्लाह हमने उनको इतना बढ़ावा देना है कि हम ये जो फॉरेन एक्सचेंज की जो हमारी कैपेसिटी है वी गेट इट टू दैट लेवल कि हमें अगले प्रोग्राम में ना जाना। चले सर, ये बड़ा मेरा सवाल था, लेकिन आपने क्लियर कर दिया है कि आप नहीं चाहते हैं कि इस 3 साल के बाद पाकिस्तान जो है वो IMF प्रोग्राम में जाए। यहाँ मैं रोकूंगा, एक छोटा सा ब्रेक है, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। अच्छा सर, GDP आपका यकीनन जो ग्रो कर रहा है वो 1.2 या 2 पे है,
या आप माज़ाक़ात कई जगह मैंने पढ़ा है कि 2 पॉइंट समथिंग यानी 3 तक जाता है। लेकिन सर दुनिया में हमने देखा कि दुनिया का अट्रैक्ट या दुनिया की मार्केट वहाँ अट्रैक्ट होती है जहाँ पे जीडीपी ग्रो करता है 6 to 7। तो सर आप एक बड़ा टारगेट लेके जा रहे हैं और अभी आपने कहा है कि आप चाहते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ आएँ, तो आप जब अट्रैक्ट करेंगे तो इस जीडीपी के लिए आपने क्या सोचा है सर? ये आपने सही निशानदेही की है डॉक्टर साहब कि देखिए ये 1-2% से बात नहीं बनेगी, और उसकी वजह ये है कि तकरीबन 2 से 2.5% की जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, विच मीन्स कि 2-2.5% अगर हमारी जीडीपी ग्रो करती है तो एक्चुअली आर रियल ग्रोथ इज़ ज़ीरो। तो ये हमें इसको लेकर जाना है टुवर्ड 7 to 8% इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। अच्छा, अब उसमें मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो अभी बात की है बिल्कुल ठीक बात की है। इनफैक्ट के जो सेकंड क्वार्टर था इस फिस्कल ईयर का, क्योंकि उसके नंबर इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं, हमारी जो ओवरऑल जीडीपी की ग्रोथ है वो सिर्फ 1% रही है। लेकिन आप उसके अंडरलाइंग देखिए कि एग्रीकल्चर जीडीपी डॉक्टर साहब ग्रू बाय 5%, वो 5% से बढ़ी है। तो लोग मेरे से ये बात करते हैं कि जी जब हम किसी भी आईएमएफ के प्रोग्राम में जाते हैं तो आईएमएफ का प्रोग्राम तो स्टेबलाइजेशन की बात करता है, तो आइए अब ग्रोथ इसमें कैसे लेकर आएंगे। तो देखिए 2 हमारे ऐसे सेक्टर्स हैं डॉक्टर साहब जिसका डायरेक्ट कंट्रोल हमारे अपने पास है, वो एग्रीकल्चर है और आईटी है। ये इस दफ़ा देखें अल्हम्दुलिल्लाह आईटी कि जितनी हमारी बम्पर क्रॉप्स हुई हैं, राइस की आपकी बम्पर क्रॉप हुई, वीट की बम्पर क्रॉप हुई, कॉटन की बात बड़ी अच्छी हो रही है। और इसकी वजह से 2 चीज़ों का फ़ायदा होता है। एक तो हमें इनको इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, उससे हम अपने जो ज़र मुबादला है उसको हम बचाते हैं। दूसरा, इस दफ़ा जैसे आपको मालूम है कि हमने राइस को एक्चुअली एक्सपोर्ट किया है क्योंकि इतनी सरप्लस में थी, तो मोर देन $1 बिलियन केम फ्रॉम दैट एक्सपोर्ट। और इसी तरह हमारी 50% ऑफ द कंट्रीज एग्रीकल्चर जीडीपी इज डेयरी एंड लाइफ स्टॉक, वेदर इज क्रॉप्स और डेयरी एंड लाइफ स्टॉक। ये डॉक्टर साहब आप मेरे साथ, आई एम श्योर आप मेरे साथ इसमें एग्री करेंगे कि इसका आईएमएफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कोई बैरूनी कर्जों के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये सब हमारे अपने कंट्रोल में है कि हम इनकी यील्ड कैसे बढ़ाते जाएं। इसी तरह डेयरी एंड लाइफ स्टॉक की यील्ड हम ना भी नेदरलैंड्स या हॉलैंड की तरफ लेकर जाएं, लेकिन अगर हम उस साइड पे हम चलना शुरू कर दें तो ये नथिंग स्टॉप्स अस कि यही एग्रीकल्चर जीडीपी जो 5% पे बढ़ रही है ये 7% पे जाए, 8% पे जाए, 9% पे जाए, ताकि हमें ये इसमें ओवरऑल जीडीपी को ये सहारा दे सके। दूसरा है आईटी साइड। देखिए इस साल इंशाल्लाह सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 3.2-3.3 बिलियन डॉलर्स की होंगी। और डॉक्टर साहब जैसे आपको मालूम है ये सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट का नंबर ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट होता था ऐसे 4-5 साल पहले। सिर्फ पिछले साल में ये $1 बिलियन का इसमें इजाफा हुआ है। नाउ विद 3rd लार्जेस्ट फ्रीलांसर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, ये भी सारी चीज़ें हमारे हाथ में हैं कि हमने और इसमें जो केयर टेकर एडमिनिस्ट्रेशन है उसने भी बड़ा अच्छा काम किया कि हम इसी तरह मोमेंटम जो है इसको आगे लेकर चलें। और कोई वजह नहीं है कि इसमें भी हम $1 बिलियन और इसमें इजाफा करें इन द नेक्स्ट फिस्कल ईयर। तो ये दोनों सेक्टर्स ऐसे हैं जो जीडीपी ग्रोथ के लिए हमारे पास सही लीवर्स होंगे। ठीक है, और इससे ग्रोथ इंशाल्लाह अगले कुछ सालों में हमारी जीडीपी की जो है वो इसमें खातर खा इजाफा मजीद इजाफा होगा। अच्छा सर, अब मैं आ जाता हूँ 27 जून 2023 से आईएमएफ के मुआहदे के वक्त, उस वक्त जो है शरह सूद जो है वो 22% रखा गया और उस वक्त से चला आ रहा है 22%। और अभी मजीद जो मॉनेटरी पॉलिसी आई है उसमें 2 महीने के लिए यही रखा गया है। अच्छा, इसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट्स मुझे मिलते हैं। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि जनाब महंगाई अगर कम हो तो शरह सूद जो है उसमें कमी आ जाती है। मैं आपका बयान पढ़ रहा था कि और जगहों पे भी मैंने पढ़ा कि महंगाई जो है वो
21% पे आई है और 2025 तक शायद टारगेट है सिंगल डिजिट के लिए। लेकिन जब महंगाई 38 से 21% पे आई है तो यहाँ शरह सूद जो है उसमें हमें कोई कमी नहीं मिली। एक दूसरा ये है कि सर अगर शरह सूद ज़्यादा होगा तो जितना शरह सूद हम बढ़ाएंगे महंगाई उतना बढ़ेगी। एक स्कूल ऑफ थॉट्स ये भी है। सरमायाकारी जो है वो उसको नुकसान पहुंचेगा, इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी, बजट को नुकसान पहुंचेगा जो आप बनाएंगे और सनती शोबे पे भी बहुत दबाव होगा। क्या कहेंगे सर इस पे? देखिए, मैं आपके साथ इस पे पूरा एग्री करता हूँ कि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का जो शोबा है या जैसे आप सनती शोबा आप कह रहे हैं उस पर दो दबाव हैं। एक तो ये है कि जो कंपेटिटिव एनर्जी है उनको प्रोवाइड करनी है, वेदर इट्स ऑन द इलेक्ट्रिसिटी साइड और ऑन द गैस साइड। एक तो वो एक उनका एक बहुत बड़ा इशू है जिसको हमने रिजॉल्व करना है। और दूसरा है शरह सूद जो इस वक्त इंटरेस्ट रेट रजीम है। तो इसमें देखिए ये जो बिटवीन द एक्सचेंज रेट एंड द पॉलिसी रेट ये बिल्कुल स्टेट बैंक के शोबे हैं। लेकिन मेरा अपना व्यू ये है कि इस दफ़ा भी गालबन थोड़ी सी गुंजाइश थी कि थोड़ा सा सिंबॉलिकली इसको इसमें थोड़ा सा कट कर दिया जाता। लेकिन मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जब जून में बैठेगी और जब वो इन्फ्लेशन का जो ग्राफ आपने जैसे जिक्र किया 38% से 20-21% पे वो आया है और अभी अप्रैल के नंबर नहीं आए हैं। आई थिंक उसमें हम फर्दर उसमें हम गिरावट देखेंगे। तो बाय द टाइम वी गेट टू जून आई थिंक वी विल आई एम वेरी होपफुल कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी उसमें एक खातर खा रिडक्शन की तरफ देखेगी, क्योंकि ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जिसने कहा है कि अगले साल सितंबर 2025 तक ये जो इन्फ्लेशन है ये 5 से 7% आ जाएगी। तो मैं बहुत पुरुमीद हूँ जी कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस ईयर वी विल इंशाल्लाह स्टार्ट सीइंग द रेट्स कमिंग डाउन क्वाइट सिग्निफिकेंटली, ताकि इसमें अब दोनों चीज़ें हैं जी, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की बोरोइंग है तो उसमें इसमें हमें फिस्कल स्पेस हमें मिलेगी। और दूसरी साइड जो आपने बात की है कि जो प्राइवेट सेक्टर का इस वक्त इश्यूज बने हुए हैं, क्योंकि ये बड़ी सिंपल सी बात है जी कि 23, 24, 25% पे इंटरेस्ट देकर आप इंडस्ट्री को आगे नहीं लेकर जा सकते। तो ये दोनों चीज़ें मैं आपके साथ एग्री करता हूँ, लेकिन मैं आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह वी विल सी द रेट्स कमिंग डाउन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस कैलेंडर ईयर। अच्छा सर, आपकी गवर्नमेंट की इस वक्त एक बड़ी कामयाबी ये है कि जो डॉलर रुपए की कदर है उसको मेंटेन किया हुआ है। हालांकि मैं जब निगरां वज़ीर ख़जाना की बात सुनता था तो वो कहते थे कि जो वज़ारत तजारत भी थे, वज़ीर ख़जाना भी थे, कि 200 इसकी असल जगह है। इसाक डार साहब मैं मेंशन कर रहा हूँ कि उनकी भी स्टेटमेंट थी कि असल जगह जो है वो 250 है। लेकिन काफ़ी अरसे से ये जो है जो रुपया है वो अपनी जगह पे मुस्तहकम है और उसकी वजूहात ज़ाहिर है मैं आपसे पूछूंगा, मेरे पास तो चंद पॉइंट्स हैं। लेकिन क्या ये जो तवील मुद्दती IMF प्रोग्राम है इससे रुपए की कदर में कोई मज़ीद कमी आएगी सर? देखिए, इसमें जो मेन बैरोमीटर होता है ना जी, वो तो होता है कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, क्योंकि ना मेरे कहने से ये रेट ऊपर नीचे हो सकता है ना किसी और के कहने से। एज आई सेड, ये डोमेन स्टेट बैंक की है कि वो ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट उसको आके लेकर चलें। तो ये मार्केट फोर्सेस हैं जी जो डिटर्मिन कर रही हैं कि हमारी इंपोर्ट्स इस वक्त कितनी हैं, रेमिटेंसेस का वॉल्यूम क्या है, एक्सपोर्ट्स का वॉल्यूम क्या है। एंड एज आई सेड कि ये पिछले जो 7-8 महीने से जो इसमें स्टेबिलिटी आई है उसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है डॉक्टर साहब कि जो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन हुआ, क्योंकि देखिए इसमें स्पेकुलेशन का एलिमेंट काफ़ी आ चुका था। तो हुंडी हवाला, स्मगलिंग, अफगान ट्रांजिट ट्रेड, ये वो चीज़ें थी जो एडमिनिस्ट्रेटिवली इनको कंट्रोल किया गया।
उसके बाद मैं स्टेट बैंक को इसका पूरा क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने टू मेक श्योर कि ये स्पेकुलेटिव एक्टिविटी जो है ये बतदरीज कम रहे, तो उन्होंने एक्सचेंज कंपनीज के कैपिटल बढ़ाया और फिर बैंकों को कहा कि इसको रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में लेकर आएं, आप खुद एक्सचेंज कंपनीज बनाएं और इसको ऐसे और ताकि ये रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में जो करेंसी की डीलिंग है वो आए। तो आई थिंक कि इस वक्त जो रेट है वो इट रिफ्लेक्ट्स, उसमें हो सकता है कि प्लस माइनस 2-3-4% का कोई हो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का एलिमेंट, अदरवाइज इसकी जो इस वक्त कदर है वो फ्रॉम वेयर आई सेट इट रिफ्लेक्ट्स द मार्केट रियलिटीज़। लेकिन इसका IMF तवील मुद्दती प्रोग्राम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सर, या आप समझते हैं कि कुछ इफेक्ट पड़ेगा, 6%, 8%, कुछ ऊपर नीचे होगा? डॉक्टर साहब उसमें तो देखिए IMF का आम तौर पर प्रेशर आपने देखा होगा दूसरे मुल्कों में भी आया और यहाँ भी हम उसको देख चुके हैं। ये उस वक्त आता है कि जब आपने रेट को आर्टिफिशियली किसी लेवल पे रखा हो और तो फिर वो प्रेशर आता है। लेकिन इस वक्त तो एज आई सेड द रेट रिफ्लेक्ट्स द मार्केट रियलिटी, तो इसलिए अब इसमें कोई जो आम तौर पे पाकिस्तान में जो डिप्रिसिएशन रही है वो 6-8% के करीब रही है, उस किस्म की डिप्रिसिएशन गोइंग फॉरवर्ड कैन वी सी दैट्स क्वाइट पॉसिबल। लेकिन कोई स्टेप चेंज मुझे नज़र नहीं आती है, क्योंकि जो रेट है हमने उसको मार्केट फोर्सेस के मुताबिक ऑलरेडी इज रिफ्लेक्टिंग द मार्केट फोर्सेस। बहुत सही। ज़र मुबादला, गैर मुल्की ज़खायर मुस्तहकम, करेंसी मुस्तहकम, बढ़ती हुई तरसीलात, ज़र मुस्तहकम, बरामदात, इन सब ने जो है वो इसको कंट्रोल किया। अच्छा सर, मैं ज़रा CPEC पे आ जाता हूँ, जो कि कहा जाता है कि पाकिस्तान की मईशत रीढ़ की हड्डी है। 2013 से हम 2024 पे पहुँच गए हैं। 9 कमर्शियल जोन बनने थे और यही कमर्शियल जोन जो थे वो पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी थी। और सुनने में आया है कि 2021 में 5 कमर्शियल जोन कंप्लीट होने थे। लेकिन बहुत सुना है, आप इसको सही बता सकेंगे कि बड़ी सुस्त रवि से CPEC चल रहा है, जो हमारे लिए मईशत की रीढ़ की हड्डी है। तो ऐसा क्यों है सर? इसमें डॉक्टर साहब मैं पहले भी इसका मैं जिक्र कर चुका हूँ कि देखिए CPEC फेज़ 1 वाज ऑल अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें IPPs लगे, सड़कें बनी, पोर्ट्स पे काम हुआ। CPEC फेज़ 2 जो था, जैसे आप जिक्र कर रहे हैं और बिल्कुल ठीक जिक्र कर रहे हैं, वाज ऑलवेज गोइंग टू बी अबाउट मोनेटाइजेशन ऑफ दैट इंफ्रास्ट्रक्चर। कि हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने थे, उसमें हमने फिर चाइनीज़ और बाकी मुल्कों की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको उन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में लाना था, विच वुड इन टर्न बी फोकस्ड ऑन एक्सपोर्टिंग फ्रॉम पाकिस्तान, ताकि उससे जो ज़रा मुबादला आए, उससे जो कर्जाजात लिए गए हैं इन CPEC फेज़ 1 उनको वापस किया जाए। वो जो फेज़ 2 है वो हम उसमें फॉर वॉट एवर रीजन्स वो उतनी तेज़ी से नहीं चला पिछले 4-5 सालों से। लेकिन अब एहसन इकबाल साहब की जो मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग हैं, उनकी सरबराही में इसको अब बड़ी तेज़ी से आगे हम इंशाल्लाह लेकर जाएंगे आगे in terms of the special economic zones and actually getting the industry moving into these special economic zones, क्योंकि this was always the plan और अब इस प्लान को इंशाल्लाह हमने जो है वो एग्जीक्यूट करना है। अच्छा सर, ये बताइए कि 18वीं तरमीम के बाद तो बहुत सारे शोबे सूबे को चले गए, तो क्या NFC अवार्ड पर मरकज़ी हुकूमत कोई नज़र सानी करने जा रही है सर? देखिए ये जो फेडरेशन और जो प्रोविंसेस का जो आपस में ताल्लुक़ है वो हमेशा हम मुशावरत से इसको आगे लेकर चलेंगे और ये डिपेंडेंस जो है डॉक्टर साहब ये हमेशा रहेगी। देखिए इस वक्त हमारा एक प्राइमरी सरप्लस का नंबर है जो फिस्कल साइड पे, मैं वो टेक्निकल जार्गन में नहीं जाना चाहता,
लेकिन आप समझ लें कि हमने एक सरप्लस जो है वो अचीव करना है। वो सरप्लस अचीव हो नहीं सकता जब तक प्रोविंसेस ने जो हमारे से फेडरेशन के साथ कमिटमेंट की हुई है कि वो सरप्लस इसमें शो करेंगे। तो ये ऑलरेडी, ये ऐसी बात नहीं है कि आगे जाकर हमने क्या करना है, दैट डिपेंडेंस इज ऑलरेडी देयर। और इसीलिए जो मुझे पहली फुर्सत मिली थी उसमें मैं चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब को जाके मिला, चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज़ को जाके मिला, इंशाल्लाह बुख्ती साहब को भी मिलूंगा, अली मीन गंडापुर साहब को भी मिलूंगा, और ये हम जो भी हमने आगे जाना है जी, ये मुशावरत के साथ इंशाल्लाह हम आगे जाएंगे। ठीक है सर, मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, आपने बता दिया कि मुशावरत की ज़रूरत है। सर मैं आता हूँ ज़रा, अमूमन आम आदमी ये समझता है और कहता भी है कि पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करना है, जो इस वक्त सबसे बहुत सारी चीज़ें इंडिकेटर है, उसमें टैक्स कलेक्शन का मैटर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आता है। उनमें 2-3 चीज़ें सर बहुत ज़्यादा डिस्कस की जाती है और ये कहा जाता है कि मरकज़ और सूबों में हर किस्म की आमदनी पर टैक्स होना चाहिए। एक तो ये सर, दूसरा नॉन फाइलर और फाइलर का फ़र्क ख़त्म होना चाहिए। माशाल्लाह सिम बंद होना शुरू हो गई है, उम्मीद है पासपोर्ट भी बंद होंगे और बहुत सारी चीज़ें बंद होंगी, फिर ये लाइन में आएंगे। और दूसरा सर, जो तीसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि दुनिया भर में हमने देखा है कि इकॉनमी डॉक्यूमेंटेड होती है, इसका बड़ा फ़ायदा होता है। तो पाकिस्तान की हुकूमत क्यों नहीं सर इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करती है और हर किस्म की आमदनी, चाहे वो सूबे हों, मरकज़ हो, उस पर टैक्स लगाया जाए सर? तो डॉक्टर साहब, मैं आपके साथ सिर्फ एग्री कर सकता हूँ जो भी अभी आपने सारी बातें की हैं, बिकॉज देखें अब वो इफ़ वी कंटिन्यू टू टैक्स द सेम फॉर मोर, कि जो इंडस्ट्री है उस पर हम टैक्सेस लगाते गए हैं, इसी तरह जो सर्विसेज सेक्टर है इंक्लूडिंग द सैलरीड क्लास। अब आप मुझे ख़ुद बताएं ना कि अगर किसी की तनख्वाह 50,000 रुपया है, सैलरीड क्लास है, जो तनख्वाहदार तबका, उस पर तो वो फौरी तौर पे टैक्स जो है वो लग जाता है। द मोमेंट आप 1 लाख टच करते हैं तो 10% का टैक्स का इतलाक हो जाता है। तो मेरी तो सब एक्चुअली पूरी उन अंडर टैक्स और अनटैक्स जो सेक्टर्स हैं, और जैसे आपने देखा है कि हम होलसेलर्स को और ट्रेडिंग कम्युनिटी को हमने ये रिक्वेस्ट भी की है, और अब इंशाल्लाह हम इसको रजिस्ट्रेशन की तरफ लेके जा रहे हैं और फिर कलेक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं, और ये अब हमें करना पड़ेगा। हमारे पास चारा नहीं है कोई, बिकॉज हम कितने और सुपर टैक्सेस लगाते जाएंगे और विंडफॉल टैक्सेस लगाते जाएंगे ऑन द सेम तबकात जो ऑलरेडी टैक्सों में जो है वो बहुत ऊपर है, और एंड देयर अदर सेक्टर्स जिनका जो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी तो बहुत मुनासिब है, 20% से ऊपर है, लेकिन कंट्रीब्यूशन टू डायरेक्ट टैक्सेस 1% से ज़्यादा नहीं है। और देखिए अब ये बड़ी हमें खुलकर बातें करनी पड़ेंगी, बिकॉज आवर हैंड हैज़ बीन फोर्स्ड डॉक्टर साहब। अगर ये हमने 24वें प्रोग्राम के बाद अगले प्रोग्राम में नहीं जाना तो हमें ये टैक्स बेस बढ़ानी पड़ेगी, नॉट बिकॉज कि कोई हमें IMF ये कह रहा है, ये हमारी अपनी जो है वो मुल्क की ज़रूरत है। बिकॉज ये अब वो और जैसे मैंने जिक्र किया कि अगर जो तनख्वाहदार तबका है उसी के हिसाब से मैं देख लूँ कि जो होलसेलर्स हैं, अगर वही रकम उनको भी उन आमदनी मिल रही है तो ये तो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है ना। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट सैलरी क्लास के लिए भी वही है और जो बाकी तबकात हैं उनके लिए भी वही है। और बाकी ये है कि जी फिलैंथ्रपी से स्कूल भी चल सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी चल सकती हैं, हस्पताल भी चल सकते हैं, और लोग बहुत इसमें बिलीव करते हैं। और पाकिस्तान में ये अल्लाह ताला का जो है बहुत एक करम है कि पीपल वांट टू गिव इनटू डोनेशंस एंड फिलैंथ्रपी। लेकिन फिलैंथ्रपी से ये सारी चीज़ तो चल सकते हैं, फिलैंथ्रपी से मुल्क नहीं चल सकता डॉक्टर साहब। मुल्क सिर्फ टैक्सेस से ही चल सकता है जब हम उसको एक मुनासिब लेवल पे ले जाएं, और उसी तरह ये हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे जी। ठीक है, यहाँ मैं रोकूंगा, एक छोटा सा ब्रेक है, फिर वापस आते हैं।
वेलकम बैक। ये तो सर जाहिर है आप और सूबा इख्तियार रखता है कि हर किस्म की आमदनी पे एक बंदा है जो नुकसान में जा रहा है वो तब भी टैक्स दे रहा है। एक आदमी 50 लाख 50 करोड़ रुपए जैसे ज़राअत की इनकम टैक्स पे कमा रहा है, उस पर कोई टैक्स ही नहीं है, ट्रेडिंग पे टैक्स नहीं है, सर्विसेज सेक्टर पे टैक्स नहीं है, वही जो आपने कहा सरकारी आदमी है बेचारा वो टैक्स दे रहा है। तो ये तो सर आप लोगों की भारी जिम्मेदारी है और दुनिया में, और इसके बगैर चारा भी नहीं है जैसा आपने कहा। सर मैं आ जाता हूँ ज़रा, और डॉक्यूमेंट ज़रा सर इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करना सर ये तो आप लोगों की जिम्मेदारी है, क्यों नहीं डॉक्यूमेंट करते सर? क्या आप नहीं समझते कि इससे बहुत बड़ी करप्शन जो पाकिस्तान का एक मेन मसला है मईशत का, वो भी उसको भी कंट्रोल मिलेगा सर? तो देखिए इसमें जिस तरह मैंने जिक्र किया ना डॉक्टर साहब पहले, और टैक्सेस साइड पे भी फॉरेन एक्सचेंज साइड पे मैंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स भी लिए गए और फिर स्ट्रक्चरल स्टेप्स भी लिए गए, उससे हमारी करेंसी में स्टेबिलिटी आई। वरना आपको याद है कि लोग कह रहे थे जी 300 हो जाएगा, 325 हो जाएगा, खुदा न खास्ता 350 हो जाएगा, तो अब उसमें स्टेबिलिटी आ गई बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू थिंग्स। इसी तरह टैक्सेस पे भी डॉक्टर साहब ऐसे ही है, क्योंकि हम पहला काम हम जो इस वक्त ऑलरेडी हम शुरू कर चुके हैं वो इन्फोर्समेंट पे है, और फिर दूसरा जो स्ट्रक्चरल काम है कि बाकी जो आपने जैसे सारे बताए सेक्टर्स, लेकिन उसमें प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट को भी हमें शामिल कर लेना चाहिए कि उनको भी हमने नेट में लेकर आना है। लेकिन पहला जो काम है उसमें आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी उस पर इकदाम ले लिए हैं कि जो अफसरान टैक्स अथॉरिटी में ठीक काम नहीं कर रहे थे उस पर ऑलरेडी उनकी बारे में नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। और दूसरा ये है कि दो चीज़ें हैं कि जहां हमारे पास सिस्टम्स अवेलेबल भी थे हमने उनकी इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं की। तो मैं उसको आपको एग्जांपल देता हूं, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम। तो ये शुरू होना था कि हम ये तंबाकू से शुरू करेंगे, फिर शुगर में लगाएंगे, उसके बाद फिर हम फर्टिलाइज़र में जाएंगे, फिर हम सीमेंट में लेके जाएंगे। लेकिन मसला ये हुआ कि ये फंक्शनैलिटी जितनी भी थी उसकी इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं हुई। इम्प्लीमेंटेशन जब ठीक नहीं हुई, और उसमें देखो इट टेक्स टू टू टैंगो, तो कोई वजह है ना कि इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं हुई, तो उसकी वजह से जो रेवेन्यूज आने थे वो नहीं आए। तो वो अब इन्फोर्समेंट करनी है ताकि ये जो मकसद था आज से 3 साल 3.5 साल पहले ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लाने का, उसको इन्फोर्स किया जाए, और इंशाल्लाह हम इसको इन्फोर्समेंट की लेकर जाएंगे। ठीक। तीसरी चीज उसमें ये है कि 2.7 ट्रिलियन रुपीस का जो हमारे टैक्स ट्रिब्यूनल्स हैं, उन ट्राइब्यूनल्स में लिटिगेशन है डॉक्टर साहब जी। तो मैं ये कहता हूं कि अगर उसमें से एक फ्रैक्शन भी आ जाए वापस जी तो, और ये ट्राइब्यूनल्स वो हैं जहां एफबीआर से लोग जाते हैं और लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से लोग जाते हैं तो विद द हेल्प ऑफ द लॉ मिनिस्टर एंड द अटॉर्नी जनरल हमने इन ट्राइब्यूनल्स में लोग भी चेंज किए हैं और कर रहे हैं। और दूसरा, हम इन ट्राइब्यूनल्स को कह रहे हैं कि आप डिसीजन लीजिए। सर इसमें मैं यहाँ रोकूंगा, डिसीजन एफबीआर के अगेंस्ट भी हो, लेकिन डिसीजन तो लीजिए ना। मैं यहाँ एक रोकूंगा सर। देखिए सर, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 199 का 4A, और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जस्टिस इफ्तिखार साहब की स्टेटमेंट भी मौजूद है कि फाइनेंशियल मैटर में जो टैक्स का मैटर है उसमें 6 महीने से ज़्यादा स्टे नहीं दी जा सकता, और 6 महीने के अंदर आपको ये फाइनल करना है। मैं पढ़ रहा था सर 1992 से लेकर 1992 से लेकर अभी तक स्टे चल रहा है। तो सर गवर्नमेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन है, लॉ मौजूद है जिसके तहत किसी अदालत में 6 महीने से ज़्यादा ये केस नहीं चल सकता, जजमेंट भी है। मैं कोट कर रहा हूं आर्टिकल 199 का 4A, उसके बावजूद हुकूमत इतनी बेबस है सर। नहीं, आप देखिए, मैं तो आपके साथ एग्री कर रहा हूं, ठीक, और आप ठीक कह रहे हैं। नाउ दिस इज इवन बिफोर वी गो टू, आप तो बात कर रहे होंगे ना कि हाई कोर्ट्स और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ये तो डॉक्टर साहब जो मैं 2.7 ट्रिलियन की बात की है ये तो एग्जेक्टिव है। यस, ये तो बिटवीन माई सेल्फ एंड आजम तारड़ साहब जो लॉ मिनिस्टर हैं, ये तो हमारी पावर में है। यस,
तो इसलिए ये जो आप बात कर रहे हैं कि क्यों नहीं आप इन्फोर्स कर रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इंशाल्लाह आप कुछ महीनों में देखेंगे कि इसके रिजल्ट आने शुरू होंगे, क्योंकि लोग भी हम लगाते हैं और फिर इसमें सालों साल लग जाते हैं इन ट्राइब्यूनल्स में, और उसकी वजह से ये जितना जो कैश है वो इसमें जो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इस साल जो हमारा रेवेन्यू का बजट है वो है 9.4 ट्रिलियन रुपीस। यस और इंशाल्लाह हम वो पूरा वो इंशाल्लाह अचीव करेंगे ये बजट नंबर। अब ये 9.4 ट्रिलियन देखिए और 2.7 ट्रिलियन देखिए, तकरीबन आप समझ लें 1/3 या उससे थोड़ा सा कम जो इन ट्रिब्यूनल्स में फंसा हुआ है। तो जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं जी, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये इवन बिफोर आई गो टू द सुपीरियर कोर्ट्स एंड सुपीरियर जुडिशरी, जो एग्जेक्टिव के कंट्रोल में है, हम उसको तो ठीक करें। और हमारा पूरा इरादा है जी कि इंशाल्लाह अगले कुछ महीनों में आप इसके रिजल्ट देखेंगे। यकीनन सर, गवर्नमेंट अगर फॉलो करेगी और कानून और आइन मौजूद है तो मेरा ख्याल है कोई अदालत रोक नहीं सकती है अगर ये बात सुप्रीम कोर्ट तक जाती है। यहाँ मैं रोकूंगा, एक छोटा सा ब्रेक है, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। मैं सर आता हूँ ज़रा एमनेस्टी स्कीम, आपने उसको सख्ती से कहा है कि अब कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं मिलेगी, लेकिन जो एमनेस्टी स्कीम दी गई सर, उसमें क्या आपने देखा है कि वो लोग जिनको एमनेस्टी स्कीम दी गई थी वो टैक्स नेट में आए हैं, कंटिन्यू आ रहे हैं, एक चीज़। और दूसरा ये है सर कि ये जो एमनेस्टी स्कीम दी गई है, इनके जो नाजायज़ असासे हैं, जो कि कानून भी मौजूद है, नाजायज़ असासों की लिस्ट नाम के साथ हुकूमत के पास मौजूद है। मेरी मालूमात के लिहाज से अगर इस पर काम किया जाए तो 1100 अरब रुपए हुकूमत को मिल सकता है। देखिए जी, इसमें तो कई तखमीने हैं, लेकिन मैं डॉक्टर साहब एक और आपसे बात करता हूँ कि उसमें अगर कोई खातर खा इजाफा हुआ होता तो आपको भी नज़र आ जाता, हमें भी नज़र आ जाता। So these amnesty schemes actually don't work, and that's why I'm very clear कि हमें उस साइड पे अब नहीं जाना। लेकिन देखें, जो डेटा इस वक्त हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, क्या आपके पास डेटा मौजूद है? आपके पास, हमारे पास डेटा ये मौजूद है थ्रू नादरा एंड और उसके साथ जो भी CNIC के साथ जो भी सिस्टम्स जुड़े हुए हैं कि औरंगज़ेब के पास इसके कौन सा घर है, इसके पास कोई गाड़ी है या नहीं है, ये यूटिलिटी बिल्स कितना पे करते हैं, ये फॉरेन ट्रिप्स कितना करते हैं, राइट? तो विच मीन्स कि मेरे ऊपर पूरा एक लाइफस्टाइल का डेटा मौजूद है। और उसके साथ ही हमारे पास ये इंफॉर्मेशन मौजूद है कि मैं टैक्स कितना अदा करता हूँ। अब ये डेटा ऑलरेडी मौजूद है, हमने इस डेटा को इफ़ेक्टिवली अब इंशाल्लाह इस्तेमाल करना है। जो जितने इफ़ेक्टिव तरीके से इसको इस्तेमाल करना चाहिए था वो डॉक्टर साहब नहीं हुआ। एंड दिस इज़ वेयर आपकी जो बात है वो वजह है कि दीज आर क्विक विंस। ये ऐसी चीज़ें हैं कि अगर हम इस डेटा को इस्तेमाल करें तो, और इसका सिर्फ हमने काम ये करना है कि इसकी वेरासिटी या जो जस्ट टू मेक श्योर कि जो हम बात कह रहे हैं वो एक्चुअली दुरुस्त है, ताकि हम किसी को खाम खाम में तंग ना करें, किसी को हैरास ना करें। सो वी जस्ट नीड। और उसमें जैसे आपको मालूम है कि आजकल ये यंग मैन एंड वुमेन, दैट्स व्हाट आई कॉल देम, राइट, डेटा एनालिस्ट जो हैं, दैट्स व्हाट वी नीड टू डू कि डेटा एनालिटिक्स टीम बैठी हो टैक्स अथॉरिटी में और वो सेंट्रल टीम हो, ताकि वो चेक कर सके कि जो डेटा हमारे पास आ रहा है वो ठीक है। और यही टीम जो है, यही जो सेंटर ऑफ एक्सलेंस है, वे फिर आगे नोटिस भी भेजे ऑन अ सेंट्रल बेसिस, नॉट थ्रू फील्ड फॉर्मेशंस। तो ये हमारा जो इंशाल्लाह जी, जो हम FBR का एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन की तरफ हमने पहला कदम उठा लिया है कि मैकेंजी को अपॉइंट किया है एज अ फर्म विच इज़ गोइंग टू हेल्प अस डिज़ाइन में भी और इम्प्लीमेंटेशन में भी, और आपने अखबारों में उसके बारे में पढ़ा होगा। लेकिन उसी का एक ये क्विक विन वाला जो ये होगा, ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जो डेटा आपने जो बात की है डेटा की, मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूं और इसको हमने इफेक्टिवली यूज करना है जी इंशाल्लाह गोइंग फॉरवर्ड। यकीनन सर, इस्लाहात जिसका बारे में आपने भी जिक्र किया,
वज़ीर-ए-आज़म भी कह रहे हैं कि इस्लाहात बहुत ज़रूरी है मौशी इस्तेहकाम के लिए, तरक्की के लिए। ज़ाहिर है बहुत से लोग कह देते हैं इंडिकेशन, लेकिन रोड मैप नहीं देते सर कि किस तरीके से होगा। इस्लाहात के साथ साथ इन्फोर्समेंट बहुत इंपॉर्टेंट है सर। बहुत से मैटर हैं, अगर इन्फोर्समेंट हो जाए तो पाकिस्तान को, जिस तरह आपने बताया कि बहुत बड़ी तादाद में जो है वो आपके उसको आमदनी हो सकती है, लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान में करप्शन हर लेवल पर मौजूद है। अच्छा सर, काले धन के हवाले से मैं पढ़ रहा था कि इस पर भी हुकूमत अगर काम करे तो 80,000 अरब रुपए पाकिस्तान की हुकूमत को मिल सकता है। इस पे थोड़ा सा कमेंट्स करेंगे, फिर मैं सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आपके आता हूँ, वो भी बता देता हूँ सर आपको। मैं पढ़ रहा था सर कि चाइना ने दस्तकारी पे और क्या कहते हैं ये जो आपके घरेलू सनतों को फ़रोग दिया और आज पूरी दुनिया में उन्होंने मार्केट कैप्चर कर लिया। बांग्लादेश भी उस तरफ जा रहा है, इंडिया भी उस तरफ जा रहा है। हम 450 अरब रुपए 450 अरब रुपए में माजरत के साथ सर भिखारी बना रहे हैं लोगों को, हम भिखारी पैदा कर रहे हैं। हालांकि 450 अरब हम अपने उन घरेलू दस्तकारी करने वाले कॉटेजेस इस स्कीम के तहत, कॉटेजेस लोग घरेलू दस्तकारी करने वाले स्मॉल कॉटेजेस, इन लोगों को अगर ये पैसा हम दें तो सर एक तो ये है कि हमारी जो आपके डिपेंडेंस जो है उसमें बेहतरी आएगी और जाहिर है ये मईशत में अपना एक बहुत बड़ा सपोर्ट देंगे। जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया चाइना का, आप एग्री करेंगे पूरी मार्केट उन्होंने कैप्चर कर ली है सर। जी, तो आई थिंक जो पहला है उसमें तो डॉक्टर साहब ऐसे ही है कि जैसे कई तखमीने आते हैं, लेकिन जो आपका बेसिक पॉइंट है उसके साथ मैं एग्री करता हूँ। मैंने फॉरेन एक्सचेंज के बारे में बात किया, टैक्स के बारे में बात किया। जब हम पावर सेक्टर में जाते हैं, जो अवैस लगारी साहब उसको लीड कर रहे हैं, तो उसमें भी यही है कि उसमें हमने इन्फोर्समेंट भी करनी है और उसमें फिर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी करनी है। तो अगर इसी को मैं आगे लेके चलूँ पावर में, उसमें तखमीना है कि तकरीबन 500 बिलियन रुपए की थेफ्ट है, तो उस थेफ्ट को भी हमने रोकना है। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं उनको वेदर वी टेक इट टुवर्ड्स कंसेशन, टू वी टेक इट टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन, ये सारी चीज़ें करनी है। सो ये हर शोबे में यही चीज़ है कि इन्फोर्समेंट भी करें, जो ऑलरेडी हमें चीज़ें अलाउ की हुई हैं उसको मेक श्योर दैट वी डू द राइट इन्फोर्समेंट और फिर इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस लेकर आए। अब जो आपने बात की है, जो देखें ये जो हम ये आई थिंक आपका इशारा प्रॉब्ली बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ है, जिसमें हम द मोस्ट वल्नरेबल सेगमेंट को ये कैश दिया जाता है। अगर मैं आपका सवाल समझ सका हूँ कि अगर उसको हम थोड़ा सा डाइवर्ट करें ताकि उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग भी आए, तो देखिए माय व्यू, माय हम्बल व्यू डॉक्टर साहब, हमें दोनों चीज़ें करने की ज़रूरत है। इस वक्त देखिए जो पॉवर्टी लेवल है उससे unfortunately we have gone, a certain part of the population has gone below that line in a much bigger way, and we do need to help that segment through these cash disbursements. लेकिन ये जो फिजिकल स्पेस अब आ रही है डॉक्टर साहब, उसमें जो कैपेसिटी बिल्डिंग की आपने बात की है, एजुकेशन की बात की है, मैं आपको एक और जिक्र करता हूँ और वो ये है कि चाइल्ड स्टंटिंग इतना बड़ा इशू है पाकिस्तान में कि और ये आप देख लीजिए, उसका आगे ये वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है नवंबर दिसंबर में, ये बहुत बड़ा नंबर है और हमने इसको सपोर्ट करना है कि चाइल्ड स्टंटिंग एक्चुअली गोज़ डाउन इन पाकिस्तान। बिकॉज अल्टीमेटली देखिए, अभी तो हमने क्या बातें की, हमने माशी बातें की, हमने IMF की बातें की, हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बातें की, हमने अगले 3 साल की बातें की। अगर हम ये चाइल्ड स्टंटिंग को इस वक्त नहीं ठीक तरह रोक सके, डॉक्टर साहब, दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, वे आफ्टर ऑल ऑफ अस आर गॉन। तो इसके लिए हमने फिजिकल स्पेस भी अवेलेबल करनी है। मैं अभी जब वहाँ मैं था, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर जो है अजय बंगा साहब हैं, उनसे भी मैंने मदद मांगी है कि आप हमें कुछ चीज़ों पे
ख़ास तौर पे सपोर्ट करें। और ये सपोर्ट ये नहीं है कि हमें अगले साल के लिए आप करें, अगले 10 साल के लिए आप हमें सपोर्ट करें। एंड दिस वुड बी ओवरऑल डिजिटलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान के ई गवर्नेंस की तरफ जो हमने जाना है, और चाइल्ड स्टंटिंग इज़ द सेकेंड वन। ठीक। तो मैं देखिए आपके साथ एग्री कर रहा हूँ, हमें प्रायोरिटीज़ अपनी जो है, अगर हमने ह्यूमन इंडेक्स को आगे लेके जाना है, कैपेसिटी बिल्डिंग को लेके जाना है, तो इंटरनली भी हमें काम करना पड़ेगा कि हम अपने रेवेन्यूज़ बढ़ाएं, अपने खर्चात कम करें, ताकि बाहर की दुनिया को हम दिखा सकें कि वी आर रिस्पॉन्सिबल पीपल हियर इन पाकिस्तान। और फिर हमें बाहर से भी इमदाद होगी, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स एंड सेंट्स एंड फंडिंग, बट ऑल्सो डॉक्टर साहब इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। जैसे आपने कुछ मुल्कों की बात की है, ये हम ADB और वर्ल्ड बैंक से सीख सकते हैं कि चाइना ने ये कैसे किया और बाकी मुल्कों ने ये कैसे किया। तो ये सारी चीज़ें हैं जी जो इंशाल्लाह हमने आगे लेकर जानी है। अच्छा सर, एक मैं आखिरी क्वेश्चन पे जाता हूँ, 2 क्वेश्चन है मेरे पास। एक तो ये है सर कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल्स, इसके तहत काफ़ी बड़ी सरमायाकारी की बात की गई है। एक ज़माने में कहा गया $100 बिलियन ज़राअत के ऊपर आएगा, ITs मादनियात के ऊपर काम होगा। फिर हमने देखा कि जनाब सऊदी अरब से $5 बिलियन जो है वो आ रहा है और वो इन्वेस्ट हो रहा है, और इस अम्ब्रेला के थ्रू इन्वेस्ट हो रहा है। माजी में तो जो हाल रहा इन्वेस्टर का वो सबको ही पता है क्या होता रहा है, लेकिन ये जो फोरम बना है ये बहुत ही ज़बरदस्त है, इसमें अस्करी क़यादत भी बैठी हुई है। तो सर ये जो आपका ईरान का है, ख़ास तौर पे विज़िट हुआ, 10 बिलियन उन्होंने कहा कि जी हम तजारती हजम अपना बढ़ाना चाहते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा मसला है, हमने फ़ौरन देखा कि जनाब अमेरिका साहब ने जो है वो थ्रेट दे दिया है कि जी सैंक्शन भी है, और एक बहुत अहम प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन जो वो कंप्लीट कर चुके हैं, जो हमें करना है, और हमें तकरीबन अगर हमने नहीं किया और उन्होंने क्लेम किया तो $18 बिलियन मैं पढ़ रहा था। $3 बिलियन के लिए तो हम यहाँ पे घुटने टेक दिए हैं सर, तो $18 बिलियन हमें अर्जाना देना पड़ेगा। तो ये जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, ये ज़रा बताएं सर कैसे काम कर रहा है, थोड़ा ख़ास तौर पे ITs का आपने कहा कि उसको आई थिंक देखिए जो SIFC का जो प्लेटफॉर्म है, ये जैसे आपने खुद जिक्र किया, आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म, बिकॉज ये अब वो सिंगल विंडो प्रोवाइड कर रहा है, और जो ताकि जो इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन है वो भी हो सके। और दूसरी चीज़ ये है कि ना सिर्फ इसमें जो सिविल क़यादत है, पॉलिटिकल क़यादत है, वो भी है, प्राइम मिनिस्टर साहब इसको हेड करते हैं, अस्करी क़यादत भी है, लेकिन इसमें सूबों के चीफ मिनिस्टर्स भी हैं, बिकॉज कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम फेडरल लेवल पे तो ले सकते हैं, लेकिन उनकी एग्जीक्यूशन सूबों में होनी है। तो आई थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट्स अ वेरी वेरी गुड एंड वेरी प्रैग्मेटिक प्लेटफॉर्म। और इंशाल्लाह जो सऊदी अरेबिया की आपने बात की है, तो वो क्राउन प्रिंस ने, मोहम्मद बिन सलमान ने, तो उन्होंने 5 बिलियन की ओवरऑल इन्वेस्टमेंट एपेटाइट की बात की है। हम उनको रमज़ान के आखिरी अशरे में भी मिले थे, एंड अर्लियर दिस वीक उनसे दोबारा मुलाकात हुई, उनके पूरे कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर साहब की सरबराही में। तो आई थिंक उसमें आप कुछ अनाउंसमेंट्स देखेंगे इंशाल्लाह इन द कमिंग वीक्स। और एक उनका बिजनेस डेलीगेशन भी आ रहा है अर्ली नेक्स्ट वीक, तो इसमें आप देखेंगे कि काफ़ी ट्रैक्शन होगी, और ये SIFC के प्लेटफॉर्म के बारे में है कि वजह से ये चीज़ आगे बढ़ रही है और इस स्पीड से आगे बढ़ रही है। दूसरी जो आपने बात की है, देखिए उसमें मैं कोई कुछ कहने से कासिर हूँ, क्योंकि वो पेट्रोलियम मिनिस्टर जो हैं वो इसको डील कर रहे हैं, तो मुनासिब यही होगा कि वो उसका जवाब देंगे। ठीक है सर, आपका बहुत कीमती वक्त मैंने लिया। इंशाल्लाह किसी स्टेज पर हम मज़ीद बात करेंगे, और उस वक्त तक उम्मीद है कि पाकिस्तान की मईशत जो और जिसके बारे में कहा गया है कि 9 महीने के अंदर अंदर बहुत ही पाकिस्तान की, और ये कोई आम लोग नहीं कह रहे हैं, अहम तरीन मुआशी इदारे जो बैनुल-अक़वामी हैं, और जो वर्ल्ड बैंक है और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ख़ुद IMF है, कि मौजूदा हुकूमत ने इंतज़ामी लेवल पर और जो ये फ़ंड्स है उससे काफ़ी बेहतरी आई है और आगे भी आएगी। तो इंशाल्लाह जब आगे आएगी तो मज़ीद हम वज़ीर आपसे बात करेंगे। सर आपका बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन वक्त ख़त्म हो जाता है, डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।